हेलो एंड वेलकम टू एपीएस क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीएड पार्ट 2 का पहला पेपर टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है। यहाँ पर कुछ एमसीक्यू हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डिसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया में कौन सा सोपान नहीं है। ध्यान देना है, कौन सा सोपान नहीं है। तो नहीं है मतलब सबसे पहले यह जानना होगा डिसेल का कितना सोपान था अधिगम प्रक्रिया का। तो डिसेल के 5 सोपान थे, जो कि अभिप्रेरणा था, अनुक्रिया था, पुनर्बलन था, उद्देश्य था और तत्परता था। यहाँ पे समायोजन की बात नहीं करता है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिलन एवं डोनाल्ड के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान बताएं। तो मिलन और डोनाल्ड ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 सोपान बताए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। इनमें से कौन सा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। तो यहाँ देखेंगे निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि नहीं है या है, क्या पूछ रहा है। तो यहाँ कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो हमें पता है सामान्य से विशिष्ट की ओर जो जाते हैं वो शिक्षण सूत्र नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना तो शिक्षण सूत्र है, क्योंकि वहाँ पे नई जानकारी बच्चा प्राप्त कर लेगा। संपूर्ण से खंड की ओर भी जाना ये शिक्षण सूत्र है, और मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर जाना भी ये भी शिक्षण सूत्र है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सी ऑप्शन दिख रहा है ये शिक्षण सूत्र नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण नए ज्ञान की खोज कराता है। कौन सा नए ज्ञान की खोज कराता है। तो हमें पता होना चाहिए कि नए ज्ञान का खोज कहाँ होता था, जब हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते थे या फिर सरल से जटिल की ओर जाते थे तो नया ज्ञान मिलता था बच्चे को। तो ये जो विधि है वो आगमन विधि में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल है, शिक्षण विधि के द्वारा क्या प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होने चाहिए। क्या सहायक होने चाहिए। शिक्षक का ज्ञान देखते हैं, शिक्षण उद्देश्यों, बालक का व्यवहार, समाजीकरण का व्यवहार। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे डिस्कार्ड करेंगे। शिक्षक का ज्ञान चलो भाई ये तो होना ही चाहिए, बालक का व्यवहार ये भी ठीक है, उदंड हो तो भी अच्छा नहीं चलेगा। समाजीकरण का व्यवहार, अगर वो अभद्रता करता है, अच्छे से सामाजिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एप्रोप्रिएट दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण का उद्देश्य क्या है वो सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, शिक्षण उद्देश्यों। अगला सवाल, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए या फिर कोई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर गतिशील है तो ठीक है, अगर स्थिर हो गया, शिक्षण विधि को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो फिर नए नए तरीक़ों से हम नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है कि शिक्षण विधि गतिशील ही होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन सी शिक्षक केंद्रित विधि है। इनमें से कौन सी शिक्षक केंद्रित विधि है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, शिक्षक मुख्य होता है, सही बात है। शिक्षण में औपचारिकता की मात्रा अधिक होती है, सही बात है। जब शिक्षक ही केंद्र होगा शिक्षक, तो जाहिर सी बात है कि वो केवल लेक्चर ही देगा। और अगला कह रहा है, इसमें विद्यार्थियों के विचार, सृजनात्मक आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। इनमें से क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखेंगे, इनमें से कौन सी परंपरागत शिक्षण विधि नहीं है। यहाँ भी ध्यान देना, सब लोग नहीं है पूछ रहा है। तो परंपरागत विधि, प्रदर्शन विधि पहले भी पढ़े हैं, पहले से पढ़ाया जा रहा है।
पाठ्य पुस्तक विधि ये भी है, कहानी विधि ये भी है। ये किंडरगार्टन विधि जो है ये नया है, जो परंपरागत नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा है वो क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला सवाल, निम्न कक्षाओं में ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण हेतु आप कौन सी शिक्षण पद्धति प्रस्तावित करेंगे। निम्न कक्षाओं मतलब छोटे कक्षे की बात कर रहा है। वहाँ क्या करेंगे भैया, अगर वहाँ हम व्याख्यान देते हैं तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, ये भी गलत हो गया। वाद विवाद कराते हैं तो बच्चा कैपेबल ही नहीं है, छोटा बच्चा है। समस्या अगर रख दें उसमें तो वो समाधान कर ही नहीं पाएगा, तो ये तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। हमारे पास क्या बचा, निरीक्षण। यानी अगर बच्चे को हम कोई काम दे देते हैं, ठीक है, और उसका निरीक्षण करके उसमें कुछ इम्प्रूव कराते हैं तो वो अप्रोप्रिएट होगा। इसलिए हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड आ गया है। सामाजिक ज्ञान शिक्षण के लिए पृथक कक्ष की अवधारणा किस शिक्षण विधि में की गई है। तो यहाँ देखेंगे ये एक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री हुआ करती थी जिनका नाम था हेलन। अभी आगे एक सवाल इनसे और रिलेटेड आएगा। उन्होंने डाल्टन विधि का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। सामाजिक ज्ञान शिक्षण के लिए पृथक कक्ष की अवधारणा किस शिक्षण विधि में की गई है, तो वो डाल्टन विधि में की गई है। और इसको जिन्होंने अप्लाई किया था हेलन पार्कहर्स्ट, हिंदी में लिखते हैं, जिसकी स्पेलिंग होगी HELENPARKHURST। ओके, चलिए अगला सवाल, वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली श्रेयस्कर है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ये जो हम MCQ कर रहे हैं ना, इसी को ही हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ देखो भाई, श्रेयस्कर है। क्यों श्रेयस्कर है, क्योंकि यह सीमित समय में पूर्ण हो जाती है, हो सकता है होता हो, पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है, उत्तर देना सरल है लेकिन गलती की संभावना हो सकती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जांच कार्य भी सरल होता है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इतना आसान तो देगा नहीं। स्थिर, यह सीमित समय में पूर्ण हो जाती है, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पे जो सही होगा, पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है, यानी कि हर चैप्टर से कोई ना कोई एक दो सवाल पूछेगा और वो आपको ऑब्जेक्टिव मेथड से पूछेगा, तो ये पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित हो जाती है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखो अभी ये जो डाल्टन की बात हम कर रहे थे, यहाँ पे डाल्टन विधि की जो बात कर रहे थे, ये देखो डाल्टन विधि की जो बात कर रहे थे, सामाजिक ज्ञान शिक्षण के लिए पृथक्करण अवधारणा की शिक्षण विधि में दी गई है। यहाँ देखो डाल्टन योजना के प्रवर्तक, यहाँ एक सवाल पूछ दे रहा है कि डाल्टन विधि जो थी इस योजना के प्रवर्तक थे कौन। तो अभी हमने बताया आपको, चूँकि हिंदी मीडियम की किताब में कुम्हारी लिख देता है, इनका नाम था हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे कुछ और सोचना ही नहीं है, जहाँ डाल्टन योजना का बात है वहाँ हेलन पार्कहर्स्ट का नाम आएगा। और सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि मन में तो इनके बहुत पहले से था, लेकिन इन्होंने ये प्रयोग में 1913 से 1915 के बीच में लाया था, ये ध्यान देंगे। और ये अमेरिकन शिक्षण शास्त्री थी। चलिए अगला सवाल, ग्राम पंचायत का चुनाव संगठन एवं कार्य प्रणाली किस शिक्षण विधि द्वारा करवाना चाहेंगे। तो यहाँ देखोगे भाई, व्याख्यान दोगे नहीं हो पाएगा, वाद विवाद झगड़ा ही हो जाएगा, समस्या समाधान हो ही नहीं सकता है यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह, प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट प्रणाली से शिक्षण विधि अपनाएंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा ध्यान से देखेंगे, ग्राम पंचायत का चुनाव संगठन एवं कार्य प्रणाली किस शिक्षण विधि द्वारा करवाना चाहेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट विधि, ये सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, सामाजिक ज्ञान शिक्षण कक्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सामाजिक ज्ञान शिक्षण कक्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सामाजिक ज्ञान में भैया किसकी आवश्यकता होगी, फर्नीचर की आवश्यकता होगी, प्रकाश की आवश्यकता होगी, वायु की आवश्यकता होगी, या फिर सहायक सामग्री की। तो यहाँ देखेंगे फर्नीचर नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा,
और प्रकाश थोड़ा सा अगर लाइट डीम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बातों को कहेंगे और बच्चा समझ लेगा। हवा नहीं भी रहेगा, गर्मी में भी बच्चा पढ़ लेगा। यानी सहायक सामग्री होना ज़रूरी है, क्योंकि हम उसको समझा सकें कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। निरीक्षण विधि में महत्वपूर्ण सावधानी बरती जानी चाहिए। क्या कह रहा है? निरीक्षण विधि में महत्वपूर्ण सावधानी बरती जानी चाहिए। कौन कौन सी सावधानी भाई? बालकों को स्वतंत्र अवसर देना। चलो ऐसा करोगे तो फिर क्लास नहीं रह जाएगा। निरीक्षण द्वारा समझने का अवसर देना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? निरीक्षण विधि में महत्वपूर्ण सावधानी, निरीक्षण विधि में ही सावधानी बरतनी है, तो समझने का अवसर देना। तो ये ऑप्शन तो हमें सही नहीं लग रहा है। प्रश्न करना, निरीक्षण विधि में अगर प्रश्न करेंगे, प्रश्न तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, पूर्व तैयारी को पूर्व निर्धारित उद्देश्य, पूर्व तैयारी व पूर्व निर्धारित उद्देश्य, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। और इस पे एक वीडियो लेक्चर भी बनेगा, जो अभी नहीं, बीएड एग्ज़ाम के बाद। तो ये आज के लिए इतना ही, और सारे एमसीक्यू को पढ़ने और जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लगातार अपडेट आते रहेंगे। धन्यवाद।